नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है हर्षिता। स्वागत है आपका हिंदी विद हर्षिता यूट्यूब चैनल पे। देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो लेक्चरर कैडर है, मास्टर कैडर है, या कोई भी एग्जाम है जिसमें आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो हिंदी से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। आपने क्या करना है, हिंदी विद हर्षिता चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो पिछली क्लासों में हम क्या कर रहे थे, हम आदिकाल के एमसीक्यूज कर रहे थे, जिसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, आज का पहला क्वेश्चन, विद्यापति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? श्रृंगारी कवि शुक्ल जी, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष वेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री, सुमित्रा झा। भक्त कवि श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और ब्रजनंदन सहाय। रहस्यवादी कवि जॉर्ज ग्रेशन, नगेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन झा। या सभी कथन सत्य हैं। देखो, विद्यापति को कुछ विद्वानों ने श्रृंगारी कवि माना है, कुछ विद्वान उन्हें रहस्यवादी कवि मानते थे और कुछ विद्वान उन्हें भक्त कवि मानते थे। तो इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन क्या है? सत्य हैं। श्रृंगारी कवि मानने वाले कौन थे? शुक्ल जी, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष वेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री और सुमित्रा झा। भक्त कवि मानते थे श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और रहस्यवादी कवि, सबसे पहले विद्यापति को रहस्यवादी कवि मानने वाले विद्वान कौन थे? जॉर्ज ग्रेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति के पदों को नागिन की लहर किसने कहा? निराला ने, बच्चन सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर हरप्रसाद शास्त्री ने? पदावली के पदों को नागिन तक की लहर किसने कहा? निराला ने कहा। विद्यापति को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता? देखो, हमें पता है कि विद्यापति को बहुत सी उपाधियां मिली हुई हैं, तो उनमें से जो कौन सी उपाधि है जो विद्यापति को नहीं मिली? मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर। ऑप्शन नंबर 2 श्रृंगारी कवि, रहस्यवादी कवि। 3 ऑप्शन दशावधान, पंचानन, कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, खेलन कवि। इनमें से कौन सी जो उपाधि है, कौन सा नाम है जो विद्यापति को नहीं दिया गया? कौन सा नहीं दिया गया? श्रृंगारी कवि और रहस्यवादी कवि। क्योंकि ये क्या थे, कुछ विद्वान इन्हें श्रृंगारी कवि मानते थे और कुछ विद्वान इन्हें रहस्यवादी कवि मानते थे। विद्यापति के अधिकांश पद श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका राधा और नायक कौन है? कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, बच्चन सिंह का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या हरप्रसाद शास्त्री जी का? देखो, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें वो विद्वान आएंगे जो विद्यापति जी को क्या मानते हैं? श्रृंगारी कवि मानते हैं। और विद्यापति जी को श्रृंगारी कवि कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा है कि विद्यापति को कृष्ण भक्तों में नहीं रखा जा सकता। गोरखनाथ के बारे में असत्य कथन है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। गोरखनाथ को हठ योग का प्रवर्तक माना जाता है। 3rd ऑप्शन, गोरखवाणी का संपादन पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया। शुक्ल जी के अनुसार शंकराचार्य जी के बाद भारत में गोरखनाथ जैसा प्रभावशाली महापुरुष नहीं हुआ। कौन सा कथन है जो असत्य है? देखो, बिल्कुल सही। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है? गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक कहा है। हठ योग के प्रवर्तक भी हैं। गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया है। और ये जो कथन है वो असत्य है, क्योंकि शुक्ल जी ने नहीं, ये किसने कहा है? ये कहा है हजारी प्रसाद
द्विवेदी ने, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या थे? शंकराचार्य के बाद भारत में गोरखनाथ जैसा प्रभावशाली महापुरुष नहीं हुआ। ये क्या कहते हैं कि गोरखनाथ जो थे अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। कई बार सिर्फ यही लाइन देके पूछ लिया जाता है कि गोरखनाथ जी अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जैन साहित्य के बारे में असत्य कथन है। जैनों का प्रभाव पूर्वी भारत में है। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं। श्रावकाचार के रचनाकार देवसेन हैं। चंदनमाला रास एवं जीवदया रास के रचनाकार आसगु हैं। बताओ इसमें कौन सा कथन है जो असत्य है? देखो पहला ही कथन क्या है? असत्य है। जैनों का प्रभाव पूर्वी भाग आएगा यहाँ पे। जैनों का प्रभाव पूर्वी भाग में नहीं, किस भाग में था? पश्चिमी भाग में था। किस भाग में था? पश्चिमी भाग में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में असंगत कथन है। देखो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि रासो शब्द की उत्पत्ति किस विद्वान ने किससे मानी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी रासो से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासक से मानते हैं। हर प्रसाद शास्त्री राजस से मानते हैं। सॉरी, श्यामल दास डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल रसिक से मानते हैं। तो कौन सा है जो इसमें असत्य है? तो देखो इसमें जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं जो रासू से मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक से मानते हैं जो सर्वमान्य भी है। हर प्रसाद शास्त्री राजस से मानते हैं। लेकिन जो श्यामल दास डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल हैं ये इसकी उत्पत्ति रसिक से नहीं, ये किससे मानते हैं? रहस्य से मानते हैं। किस शब्द से मानते हैं? रहस्य से मानते हैं। और रसिक से किस कौन मानता है? रसिक से मानते हैं नरोत्तम स्वामी। जो नरोत्तम स्वामी है वो रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रसिक से। क्लियर? नेक्स्ट, खुमान रासो के बारे में असत्य कथन है। समय 9वीं शताब्दी। रचनाकार हैं दलपति विजय। छंद है दोहा, सवैया, कवित्त और यह मुक्तक काव्य है। खुमान के 11 युद्धों का वर्णन है। कौन सा असत्य है? देखो कौन सा असत्य है? क्या यह मुक्तक काव्य है? नहीं, ये क्या है? प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। और उसमें खुमान के 11 युद्धों का नहीं, कितने युद्धों का वर्णन मिलता है? 24 युद्धों का वर्णन हमें मिलता है। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। बीसल देव रासो के बारे में असत्य कथन है। रचनाकार इसकी है नरपति नालय। यह वीर प्रधान संदेश काव्य है। इसमें 4 खंड, 2000 चरण तथा 125 छंद हैं। राजमती अपने पति तक संदेश नंद के माध्यम से पहुंचाती है। तो कौन सा कथन असत्य है? देखो हमें साफ ही दिख रहा है। जो राजमती, इसमें नंद कहाँ आ गया? राजमती अपने पति तक संदेश किसके माध्यम से पहुंचाती है? पंडित के माध्यम से पहुंचाती है। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बीसल देव रासो कार्तिक मास से आरंभ होता है। जहाँ बीसल देव रासो आषाढ़ मास से, पद्मावत कार्तिक मास से, पद्मावत आषाढ़ मास से। देखो सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? बीसल देव रासो में मिलता है। तो किस मास से शुरू होता है? कार्तिक मास से शुरू होता है या आषाढ़ मास से? किससे शुरू होता है? कार्तिक मास से। पृथ्वीराज एवं उनके ग्रंथ के बारे में असत्य कथन है। चंद्रबरदाई का मूल नाम बलिदेव या पृथ्वी भट्ट था।
डॉक्टर नगेंद्र ने इसे पिंगल शैली तथा बच्चन सिंह ने डिंगल शैली का काव्य कहा। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग तथा 68 प्रकार के छंद हैं। पृथ्वीराज मुख्यतः तोमर छंद के विशेषज्ञ हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वीराज रासो है जो मुख्यतः वो तोमर छंद के विशेषज्ञ हैं। नहीं, किस छंद के हैं? छप्पे छंद के। छप्पे छंद के विशेषज्ञ हैं। कहते हैं कि छप्पे छंद था जो वो चंद्रबरदाई का सर्वप्रिय छंद था, इसीलिए उन्हें छप्पे छंद का राजा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के बारे में असत्य कथन। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रबरदाई को छप्पे छंदों का राजा, देखो हम पीछे पढ़ के आए हैं, किस छंदों का राजा कहा है? छप्पे छंदों का राजा, तथा नामवर सिंह ने छंदों का राजा कहा। इसका प्रमुख सर्ग क्रमास वध है। चंद्रबरदाई ने स्वयं ही इस ग्रंथ को पूरा किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का पहला महाकाव्य कहा। कौन सा कथन असत्य है? देखो ये तो बिल्कुल सही है, छप्पे छंदों का राजा कहा गया है। किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने कहा। प्रमुख सर्ग कौन सा है? क्यामास वध है। क्यामास कौन थे? कहते पृथ्वीराज के मंत्री थे। लेकिन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है? हिंदी का पहला महाकाव्य कहा है। और इसका जो लेखक है चंद्रबरदाई, उसे क्या कहा है? हिंदी का पहला महाकवि कहा है। तो इसमें थर्ड ऑप्शन है जो असत्य कथन है, क्योंकि चंद्रबरदाई ने स्वयं इस ग्रंथ को पूरा नहीं किया। चंद्रबरदाई के पुत्र जलहन ने इस ग्रंथ को पूरा किया था। किसने पूरा किया था? जलहन ने पूरा किया था, जिसके संबंध में हमें पंक्ति भी मिलती है, पुस्तक जलन हथ दे चल गजनप काज। तो ये पंक्ति भी इनके संबंध में ही मिलती है। पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्रगुप्त ने, नगेंद्र ने। शुक शुकी संवाद ये कहने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वयंभू के बारे में असत्य कथन कौन सा है? पौमचर्यों में 5 कांड, 12,000 श्लोक तथा इसमें राम के चरित्र का वर्णन है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य है। इसे स्वयंभू ने ही पूरा किया। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। बिल्कुल माना है। स्वयंभू अपनी भाषा को देशी भाषा कहते हैं। पौमचर्यों के बारे में बिल्कुल सही कहा हुआ है। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन गलत है? 2 ऑप्शन गलत है। कहते स्वयंभू ने ही पूरा किया, नहीं, स्वयंभू ने नहीं पूरा किया। स्वयंभू के पुत्र थे, स्वयंभू के पुत्र का नाम क्या था? त्रिभुवन। त्रिभुवन ने क्या किया था? इस ग्रंथ को पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पदंत के बारे में असत्य कथन है। यह मूलतः शैव थे, बाद में जैन बने। डॉक्टर भ्यानी शिव सिंह सेंगर ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक कहा। इनका महापुराण राम कथा पर आधारित ग्रंथ है। इसके संबंध में कौन सा असत्य है? तो देखो, जो पुष्पदंत थे वो उन क्या थे? एक अभिमानी कवि थे। तो इन्होंने अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक ये उपाधियां स्वयं ही खुद को दी थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको नहीं दी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अब्दुल रहमान के बारे में सही नहीं है। इनका ग्रंथ संदेश राष्ट्रक प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। इनमें जयपुर की एक विरहनी की कथा व्यक्त हुई है। संदेश राष्ट्रक को दूत काव्य कहा गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। देखो, संदेश राष्ट्रक
किसके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल रहमान के द्वारा लिखा गया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? अब्दुल रहमान को मानते हैं। जो इसके बारे में कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2। इसमें जयपुर की विरहनी की कथा नहीं, इसमें विक्रमपुर की, किसकी? विक्रमपुर की एक विरहनी है जिसकी विरह की कथा व्यक्त हुई है, जो क्या है? दूत के जरिए संदेश भेजती है। निम्न में से भाखा की जड़ किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, स्वयंभू को, जैन दत्त को या राम सिंह को? भाखा की जड़, भाखा की जड़ किसे कहा गया है? पुष्पदंत को। हेमचंद्र के बारे में असत्य कथन, इन्हें प्राकृत का पाणिनि एवं कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया। सिद्ध हेम शब्द अनुशासन इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। कुमारपाल चरित इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कुमारपाल प्रतिबोध इनकी रचना है। तो देखो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? ये भी सही है, ये भी सही है। तो देखो हमें कुमारपाल इनकी रचना है ये याद रह जाता है, तो इन दोनों में क्या है? अब कंफ्यूजन है। तो इनका जो हेमचंद्र जी का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? कुमारपाल चरित है। तो इसमें कौन सा कथन आ सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 कुमारपाल प्रतिबोध किसका ग्रंथ है? सोमप्रभ सूरी का। किसका है? सोमप्रभ सूरी का। कुमारपाल चरित है जो वो हेमचंद्र जी का ग्रंथ है, और कुमारपाल प्रतिबोध है जो वो सोमप्रभ सूरी का है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य के बारे में असत्य कथन है। सिद्धों के दोहे और चर्यापद संत साहित्य में शाखी और शब्द के रूप में विकसित हुए। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम किसने दिया? मुनिदत्त और अध्यवज ने दिया। सिद्धों का केंद्र श्री पर्वत था तथा प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में था। सिद्धों ने महादुखवाद का प्रवर्तन किया। सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सिद्धों ने महादुखवाद का परिवर्तन नहीं किया। किसका किया? महासुखवाद का। इसमें उनका कहना था कि साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। निम्न में से सिद्ध और नाथ दोनों की गणना में आते हैं। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ सभी जो सिद्धों में भी आए और नाथों में भी आए, तो ये सभी जो हैं वो सिद्ध और नाथ दोनों की गणना में आते हैं। 84 सिद्धों में महिला सिद्ध योगिनी नहीं है। देखो हमने सिद्धों के बारे में पढ़ा था, सिद्धों में कितनी महिलाओं का उल्लेख मिलता था? 4 महिलाएं थी, उनके नाम हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं। कौन सा इसमें नहीं है? मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा, मेखलपा, संतोषपा। सिद्ध क्या थे? अपने नाम के पीछे आदर पूर्वक किस शब्द का प्रयोग करते थे? पा। तो इसमें कौन सी ऑप्शन होगी हमारी? लक्ष्मीकरा। नहीं, बिल्कुल गलत। ये हमें इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसमें हमारा सही आंसर है आंसर नंबर 4 संतोषपा नाम की कोई सिद्ध महिला नहीं मिलती। इसमें इन्होंने देखो लक्ष्मीकरा पा, और एक जो फोर्थ रह गई, 4 महिलाएं थी, फोर्थ का नाम है हमारे पास कनकलपा। फोर्थ कौन सी थी? कनकलपा। निम्न में से सरहप्पा के बारे में असत्य कथन। डॉक्टर भट्टाचार्य ने इन्हें बंगला भाषा का प्रथम कवि माना। बच्चन सिंह के अनुसार आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई दोहा शैली के प्रयोगकर्ता यही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये हिंदी के पहले कवि हैं। कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन हैं? राजा मुंज। राजा मुंज व राजा भोज।
और हिंदी के पहले कवि सरहप्पा को जो मानते हैं वो कौन है? राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट, सिद्धों की रचनाओं के बारे में सत्य कथन। ढोंबी गीतिका, योगचर्या, अक्षरदिवी कोश किसकी है? ढोंबीपा की रचनाएं हैं। दोहा कोश सरहप्पा की है। चर्यापद शवरप्पा की है। तो ये क्या है? सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ है। कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ है, यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है, नगेंद्र का है, शुक्ल जी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? ये किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। सिद्धों में पंचविडाल और पंचमकार की परिकल्पना की गई है, जिनमें शामिल है पंचविडाल कौन कौन से हैं? आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। पंचमकार कौन कौन से हैं? मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। थर्ड ऑप्शन है ये दोनों ही सही हैं। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो सिद्धों में हमें क्या मिलते हैं? पंचविडाल भी मिलते हैं और पंचमकार भी देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पे बिल्कुल सही बताए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वीराज रासो का मुख्य रस कौन सा है? पृथ्वीराज रासो का मुख्य रस है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या रौद्र रस। मुख्य रस कौन सा है? वीर रस है। पृथ्वीराज रासो के बारे में सत्य कथन है। अलंकार कौन सा प्रयोग हुआ है? अतिशयोक्ति अलंकार। छंद पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें कुल 69 समय है। तो ये क्या है? सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हमें पीछे रिपीट हो चुके हैं, तो हमारी क्या हो रही है? रिवीजन हो रही है। निम्न में से पृथ्वीराज रासो के समय के बारे में असत्य विकल्प है। प्रथम समय का नाम आदि पर्व है, द्वितीय समय का नाम दत्तम समय है, तृतीय समय का नाम दिल्ली किल्ली कथा है, 21वां क्यामास रासो का प्रधान केंद्रीय समय है। इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, हमने अच्छे से पढ़ा है कि जो इसकी मूल कथा जिसे माना गया है, जो इसका प्रधान केंद्रीय समय है, वो कौन सा समय है? 61वां समय है। उसमें किसकी कथा है? कनवज की। जो कनवज समय है वो क्या है? इसकी मूल कथा है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। पृथ्वीराज रासो के बारे में सत्य कथन। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय है। इसमें सबसे बड़ा समय कौन सा है? कनवज युद्ध है, जो कि इसकी मूल कथा है। ये देखो, हम पीछे यही पढ़ के आए हैं। तो इसमें असत्य कौन सा था? जो 21वां क्यामास वध है वो प्रधान नहीं, प्रधान कौन सा है? 61वां कनवज समय, वही यहाँ पे आ गया। यह महाकाव्य प्रबंध काव्य है। आदिकाल के कई मंगल काव्य लिखे गए। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। सभी विकल्प सत्य हैं। तो इसमें क्या होगा? सभी विकल्प जो हैं वो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में देखो। पृथ्वीराज रासो में क्या है? पृथ्वीराज चौहान थे, जो अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान थे, उनके युद्धों का और उनके विवाहों का वर्णन किया गया है। तो इसीलिए इसमें वीर रस और श्रृंगार रस को मुख्य माना गया है। तो इसकी भाषा के बारे में भी कुछ मतभेद हैं। मुनिजन विजय, मुनिकांति सागर, सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश मानते हैं। दशरथ शर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मोतीलाल मिनारिया डिंगल मिश्रित ब्रजभाषा मानते हैं। उदय नारायण तिवारी, नामवर सिंह, ग्रेसन, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो है पिंगल भाषा मानते हैं। सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सभी कथन सत्य हैं। देखो, पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिकता के बारे में भी विवाद चलता है। तो जो पृथ्वीराज रासो को
अर्ध प्रमाणिक मानते हैं वो उसकी भाषा कौन सी मानते हैं? अपभ्रंश मानते हैं। मुनिजन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और इसकी भाषा कौन सी मानते हैं? अपभ्रंश। तो ये हमें ध्यान रखना है। पृथ्वीराज रासो के बारे में असत्य कथन। शंभुनाथ सिंह कहते हैं विकसनशील काव्य। पृथ्वीराज रासो को शंभुनाथ सिंह क्या कहते हैं? विकसनशील काव्य। नामवर सिंह क्या कहते हैं? हिंदी का पहला काव्य। नरोत्तम स्वामी कहते हैं यह एक मुक्तक रचना है। कर्नल टाल्ड क्या कहते हैं? पृथ्वीराज रासो को एक ऐतिहासिक ग्रंथ मानते हैं। कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 2। हिंदी का पहला काव्य कौन मानता है? पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला काव्य मानने वाले हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन है? राम स्वरूप चतुर्वेदी, जो इसे हिंदी का पहला काव्य मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी इसे क्या मानते हैं? हिंदी का पहला महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो के बारे में असत्य कथन। नित्यानंद तिवारी ने रोमांचक आख्यान कहा है। बच्चन सिंह राजनीतिक महाकाव्य मानते हैं। शुक्ल जी विशाल वीर काव्य। डॉक्टर नगेंद्र घटनाकोश। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है जो गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को बाद में क्या कहा है? जाली ग्रंथ कहा है। क्या कहा है? जाली ग्रंथ कहा है। खुसरो की रचना है जो खालिक वारी, वो पहेलियों का संकलन है, कह मुकरियों का संकलन है, फारसी हिंदी का शब्दकोश है, या मनोरंजन परक रचना है? खालिक बारी। अमीर खुसरो की जो खालिक बारी रचना है वो क्या है? हिंदी फारसी का एक शब्दकोश है। असंगत कथन चुनिए। अपभ्रंश के बाद दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में डिंगल तथा पूर्वी राजस्थान और ब्रजमंडल में पिंगल भाषा विकसित हुई। काव्य परंपरा के अनुसार डिंगल में रचना करने वाले प्राय चारण और पिंगल में काव्य रचना करने वाले प्राय भाट हुए हैं। पृथ्वीराज रासो पूर्वी राजस्थान में चंद्रबरदाई भाट द्वारा रचित है। अंत यह पिंगल की ही रचना है। पृथ्वीराज रासो में छंदों का संकुचित प्रयोग हुआ है। कौन सा कथन है जो असत्य है? देखो, हमें और कुछ पता हो ना हो, हमें ये पता है कि पृथ्वीराज रासो में छंदों का संकुचित प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। कितने छंदों का? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। ऐसे रासो ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपति विजय, नरपति नालय, नल सिंह, मधुकर वट। अजमेर के शासक से। अजमेर के शासक से कौन संबंधित है? बीसल देव रासो। और उसके राइटर कौन है? नरपति नालय। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या नाम किसने दिया? मेरुतंग तथा आनंद तिलक ने, हरप्रसाद तथा देवेंद्र ने, हरनले तथा ग्रेसन ने, अवध्यज तथा मुनिदत्त ने। तो सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा नाम देने वाले कौन थे? अवध्यवज्र तथा मुनिदत्त। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? सरप्पा, लुईपा, ढोंगीपा, शवरप्पा। सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? लुईपा का। किसका माना गया है? लुईपा का। इनमें से कौन प्रबंध चिंतामणि से संबंधित नहीं है? सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, मृणालवती या बब्बर? प्रबंध चिंतामणि से संबंधित नहीं है। कौन संबंध नहीं है? बब्बर। जो बब्बर हैं वो प्रबंध चिंतामणि से संबंधित नहीं है। बब्बर किस में आते हैं? बब्बर, जंजल, विद्याधर,
शारंगधर। ये किससे संबंधित है? लक्ष्मीधर की जो रचना है कौन सी है? प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम से संबंधित है बब्बर। और जय सिंह, कुमारपाल, मृणालवती ये किससे संबंधित है? प्रबंध चिंतामणि से। और प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? जो हमारे जैनाचार्य हैं, कौन है? जैनाचार्य मेरुतु। कौन है इसके रचनाकार? जैनाचार्य मेरुतु। इनमें से किस रचना में हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को उपदेश देने की कथाएं वर्णित हैं? कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल चरित, कुमारपाल कथा, भोज प्रबंध। किस रचना में हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को उपदेश देने की कथाएं वर्णित हैं? देखो, जिसमें हेमचंद्र ने कुमारपाल को उपदेश दिए हैं उस संबंधित कथाएं किसमें हैं? कुमारपाल प्रतिबोध में है, जिसके रचनाकार कौन है? सोमप्रभ सूरी। कौन है? सोमप्रभ सूरी। जिसमें क्या किया गया है? हेमचंद्र ने जो कुमारपाल को उपदेश दिए थे उसकी कथाएं इसमें वर्णित हैं। और जो कुमारपाल चरित है वो किसकी है? वो खुद हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। किसकी है? हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने कुमारपाल की वीरता या उदारता का वर्णन किया है। लेकिन इनके उपदेश की कथाएं किसमें मिलती हैं? कुमारपाल प्रतिबोध में मिलती हैं। तो ये चीजें आपको समझनी है और ध्यान रखनी है। नाथ पंथ को सिद्ध युग और संत युग के बीच की अवस्था किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, राम कुमार वर्मा ने, राहु संकृतन ने, पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने। जो नाथ पंथ है वो सिद्धों की जो दुष्प्रवृत्तियां के कारण नाथ पंथ निकला था और नाथ पंथ का प्रभाव आगे संत युग में पड़ा था। तो सिद्ध युग और संत युग के बीच की कड़ी कौन मानते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। संदेश रासक रचना के बारे में असत्य कथन है। इसमें संदेश नायक देता है, नायिका नहीं। यह वीर्य प्रधान खंड काव्य है। इसका मुख्य छंद रासक छंद है। इसे आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। तो पता है हमें जो संदेश राशक है वो क्या है? एक विरह काव्य है, एक दूत काव्य है, जिसे क्या कहते हैं? मेघदूत भी कहा जाता है। और इसमें जो है संदेश नायक नहीं, कौन देता है? नायिका देती है। अमीर खुसरो के बारे में असत्य विकल्प। हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। आदिकाल में मनोरंजन परक साहित्य लिखने वाले प्रमुख कवि हैं। पखावज के 2 टुकड़े कर तबले का आविष्कार किया। इन्होंने स्वयं को मुगले हिंद कहा है। तो देखो, बिल्कुल सही, हिंदी भाषा के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। मनोरंजन परक साहित्य लिखा इन्होंने। तबला, सारंग, इन सभी वाद्य यंत्रों का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। और इन्होंने स्वयं को मुगले हिंद कहा नहीं, इन्होंने स्वयं को क्या कहा? तोताए हिंद कहा। क्या कहा? तोताए हिंद। अमीर खुसरो की रचनाओं के बारे में असत्य विकल्प है। प्रथम संकलन जवाहर-ए-खुसरवी 1918 ईस्वी में प्रकाशित। आवाज-ए-खुसरवी संगीत से संबंधित रचना है। आशिक नामक अपनी रचना में इन्होंने हिंदी की प्रशंसा की है। हालात-ए-कन्हैया में भारतीय बोलियों का निरूपण हुआ है। तो अमीर खुसरो के रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। बताओ इसमें कौन सा असत्य है? देखो, बिल्कुल सही, प्रथम संकलन किस नाम से हुआ है? जवाहर-ए-खुसरवी नाम से 1918 में हुआ है। किसने करवाया था? मौलाना रशीद अहमद ने करवाया था। मौलाना रशीद अहमद सालम ने करवाया था। अलीगढ़ से प्रकाशित हुआ था। आवाज-ए-खुसरवी संगीत से संबंधित है। और आशिक नामक रचना में इन्होंने हिंदी की प्रशंसा की है। और हालात-ए-कन्हैया
में भारतीय बोलियों का निरूपण हुआ है, ये कथन जो है वो असत्य है। हालात कन्हैया क्या है, एक भक्ति परक रचना है। कौन सी है? एक भक्ति परक रचना है। और इनकी एक रचना है जिसमें भारतीय बोलियों का निरूपण हुआ है, वो कौन सी रचना है? देखो, जिसमें भारतीय बोलियों का निरूपण हुआ है उस रचना का नाम है नुह सिपहर। वह कौन सी रचना है? नुह सिपहर। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्यों का भाषा बनाने वाले पहले कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं मधुकर कवि, चंद बरदाई, विजय सेन सूरी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली को सबसे पहले काव्य का विषय किसने बनाया? अमीर खुसरो जी ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण किया है। उनमें से कौन सी रचना को छोड़ शेष सब ग्रंथ को उन्होंने वीर गाथात्मक माना है? विद्यावती पदावली, खुसरो की पहेलियां, बीसल देव रासो और उपयुक्त सभी। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आदिकाल को क्या नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? वीर गाथा काल। और आदिकाल को वीर गाथा काल देने के लिए उन्होंने कितने ग्रंथों को आधार बनाया है? 12 पुस्तकों को आधार बनाया। कहते उनमें से 2-3 पुस्तकें ऐसी थी जो वीर गाथात्मक नहीं थी, वो कौन सी हैं? तो ये सभी हैं, विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियां, बीसल देव रासो। इन तीनों को छोड़कर बाकी सभी ग्रंथ क्या थे? वीर गाथात्मक थे, जिसके आधार पर इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर गाथा काल नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। आचार्य शुक्ल ने यह बात किस ग्रंथ के बारे में कही है? पृथ्वीराज रासो के बारे में, बीसल देव रासो के बारे में, वसंत विलास या विद्यापति पदावली? तो ये किसके बारे में कहा है शुक्ल जी ने? बीसल देव रासो के बारे में कहा है, जिसके रचनाकार कौन है? नरपति नालय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना वीर गाथा नहीं है? जयचंद प्रकाश, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासो। सॉरी, कौन सी रचना वीर गाथा नहीं है? देखो, जयचंद प्रकाश में क्या है? जयचंद की वीरता का वर्णन हुआ है। परमाल रासों में महोबे के 2 वीर थे, आल्हा और उधल, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज चौहान के युद्धों का वर्णन मिलता है। लेकिन जो संदेश राशक है वो वीर गाथा नहीं है, ये एक विरह काव्य है, दूत काव्य है। आदिकालीन रासो साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है, व्यापक राष्ट्रीयता की भावना मिलती है, व्यक्तिगत शौर्य प्रदर्शन, विलासता पूर्वक समंती जीवन। रासो साहित्य की प्रवृत्तियों में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापक राष्ट्रीयता की भावना उनमें देखने को नहीं मिलती। उनमें क्या थी? संकुचित राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। जिस राजा के आश्रय में रहते थे वो उसे ही अपना राष्ट्र मानते थे, उसके बाद के देश चाहे जीते हारे उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो इसीलिए आदिकाल में हमें संकुचित राष्ट्रीयता की भावना देखने को मिलती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना राउल बेल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह एक शिलांकित कृति है, इसकी नायिका बेल है, यह चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है, इनमें हिंदी भाषा की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। राउल बेल के बारे में देखो, राउल बेल के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 2, इसकी नायिका बेल नहीं है। इसकी नायिका कौन है? इसकी नायिका है राउल। राउल जो है इसकी नायिका है और बेल जो है वो इसके नायक हैं।
और सबसे पहले नक्श श्रृंगार परंपरा की जो शुरुआत थी वो इसी रचना से हुई मानी जाती है। पर बाल रासों के आकार और भाषा में परिवर्तन होता रहता है। क्यों? क्योंकि यह लोक काव्य है, तकनीकी परिवर्तन हुए हैं, जगनिक ने स्वयं इसमें कुछ परिवर्तन किए हैं। इसकी 7 प्रतियां मिलती हैं। देखो, परमाल रासो क्या है? एक लोक गेय काव्य है जो लोगों को द्वारा गाया जाता था, जिसके कारण क्या है, इसमें परिवर्तन होता रहा। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। किसका कथन है? आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जॉर्ज ग्रेशन का या मिश्र बंधुओं का? किसने कहा? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। पोमचर्यो किसकी रचना है? पोमचर्यो किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है, जो अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं। लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें क्या मान लिया है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। जो पोमचर्यो रचना है, पोम का अर्थ है राम, चर्यु का अर्थ है चरित्र, जिसमें राम कथा कही गई है, और जिसके कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और पोमचर्यु को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश की रामायण भी कहा जाता है। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं, 7वीं, 10वीं, 11वीं? तो पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 10वीं शताब्दी के कवि थे। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? राम सिंह, जोइंदू, हेमचंद्र, मेरुदू? परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं जोइंदू। कौन है? जोइंदू। राम सिंह की रचना कौन सी है? पहाड़ दोहा। हेमचंद्र की रचना कौन सी है? सिद्ध हेम शब्दानुशासन। और मेरुतंत्र की रचना कौन सी है? प्रबंध चिंतामणि। गोरखबानी के संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। गोरखबानी के संपादक, गोरखबानी के संपादक हैं पीताम्बर दत्त बर्तवाल। किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? अब आलाखंड किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को, विजयपाल रासो को, परमाल रासो को या फिर हमीर रासो को? तो आलाखंड किसे कहा जाता है? परमाल रासो को। इसे उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में इसे आलाखंड के नाम से जाना जाता है। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, यह रचना किसकी है? कबीर की, रहीम की, अमीर खुसरो की या बहुदाल की? सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, ये किसने कहा है? ये कहा है अमीर खुसरो जी ने कहा है। किसके संबंध में कहा है? अपने गुरु के संबंध में। किसके संबंध में? अपने गुरु के संबंध में, निजामुद्दीन औलिया के संबंध में। कहते जब तक वो आंखों के सामने है, जिंदा है, तब तक उनको देखकर हमारे नैन है जो आनंदित होते हैं, और जब वो नहीं रहे तो क्या है? नाखों का जो है रो रो के बेहद बुरा हाल है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणता कौन है? हेमचंद्र, शालिभद्र सूरी, पुष्पदंत या अब्दुल रहमान? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणता कौन है? पुष्पदंत है। पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष क्या है? कहते पृथ्वीराज रासो के संबंध में जो सबसे ज्यादा विवाद का विषय बना वो कौन सा विषय है? भाषिक संरचना है, प्रबंधात्मकता है, ऐतिहासिकता है या फिर पात्रों का नामकरण है? तो जो सबसे ज्यादा विवाद है वो इसकी ऐतिहासिकता को लेकर है। कुछ विद्वानों ने इसे प्रमाणिक माना है, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं और कुछ इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। 63 श्लाका पुरुषों की जीवन गाथा है। चित्त काव्यों में, महापुराण में, रियास काव्यों में या फिर कथा काव्यों में? 63
सलाका पुरुषों की जीवन गाथा हमें किसमें देखने को मिलती है? महापुराण में, जो किसकी रचना है? पुष्पदंत की। किसकी रचना है? पुष्पदंत की। पृथ्वीराज रासो है राजनीतिक महाकाव्य है, श्रृंगार गाथा है, सांस्कृतिक महाकाव्य है, या वीर गाथा है? पृथ्वीराज रासो क्या है? एक वीर गाथा है। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे। यह चर्चा किससे संबंधित है? नाथों से, सिद्धों से, जैनों से, या तीनों से? बिहार के नालंदा और विक्रमशिला प्रसिद्ध अड्डे किसके थे? सिद्धों के थे। तो ये किससे संबंधित है? सिद्धों से। ये बिहार से लेकर कहां तक फैले थे? असम तक फैले थे। भला हुआ जो मारिया बहिनों हमारा कंतु, बहिनों महारा कंतु, इसके रचनाकार कौन है? सरहप्पा, कनहप्पा, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी। भला हुआ जो मारिया बहिना महारा कंतु, ये पंक्ति किसकी है? हेमचंद्र जी की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गाथाएं दो रूप में मिलती हैं, प्रबंध काव्य और वीर गीत। साहित्यिक प्रबंध के रूप में उपलब्ध सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, बीसल देव रासो है, या फिर प्राकृत पैंगलम है? सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। बिल्कुल सही। इस संबंध में उन्होंने किस रचना का उल्लेख किया है? यानी कि किसके आधार पर उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है? बीसलदेव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, या फिर हमीर रासो? किसके आधार पर? बीसलदेव रासो के आधार पर उन्होंने कहा है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से हुई। आध्यात्मिक ढंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को भी आचार्य शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? विद्यापति की पदावली के बारे में, अमीर खुसरो की पहेलियों के बारे में, चर्चा पदों के बारे में, या फिर श्रीधर के रनमल छंद के बारे में? देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी विद्यापति को क्या मानते थे? श्रृंगारी कवि मानते थे। इस संबंध में उन्होंने विद्यापति के बारे में कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे जो हैं आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, कहते जिसके कारण इनको क्या है, एक भक्त कवि मान लिया गया है। लेकिन विद्यापति जो है एक श्रृंगारी कवि हैं। कौन कहते हैं ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में सम्मिलित नहीं है। मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, या आचार्य शुक्ल? कौन है जो इन्हें अर्ध प्रमाणिक नहीं मानते? तो इसमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? यह एक जाली ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो इसे क्या कहा है? एक जाली ग्रंथ कहा है। तो ये क्या है? इसे अप्रमाणिक रचना मानते हैं। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन हैं? इसकी एक ट्रिक है, हम याद रख सकते हैं। अगर मुनि सुनी, अगर हजार मुनि सुनी, ऐसे आप याद रख लो। जैसे भी अगर से अगर चंद नहाटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी, ये चारों क्या है? इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। और इसकी भाषा कौन सी मानते हैं? अपभ्रंश। ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, आत्मबोध, प्राण संकली आदि रचनाओं के रचयिता कौन है? सरापा, विद्यापति, गोरखनाथ, खुसरो। तो इन सभी रचनाओं के रचयिता हैं गोरखनाथ। कौन है? गोरखनाथ। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है।
आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? ऐतिहासिकता का अभाव, सजीव युद्ध वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, या फिर संकुचित राष्ट्रीयता का अभाव। ऐसे ऐतिहासिकता का अभाव है, ये सबसे ज्यादा विवाद का विषय बना। सजीव युद्धों का वर्णन हुआ है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है, जो कवि थे दरबारी कवि, किसी ना किसी राजा के आश्रय में रहते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, लेकिन इसमें जिनके प्रति वो रहते थे उनके प्रति तो राष्ट्रीयता का भाव था ना, तो ये ऑप्शन जो है हमारी असत्य है। संकुचित राष्ट्रीयता का भाव मिलता है लेकिन व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव पाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम भक्ति काल स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप जुड़े रहिए हिंदी विद हर्षिता यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।